नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साइंस पेडागोजी की मैराथन क्लास। तो ये क्लास आपके सीटेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो साइंस पेडागोजी है, साइंस पेडागोजी क्या है। देखो, साइंस पेडागोजी क्या है, जो मेथड्स, स्ट्रेटजीज या प्रिंसिपल टीचर यूज़ करता है ताकि जो साइंस है उसको मीनिंगफुल तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के साथ पढ़ाया जा सके, वो क्या है, साइंस पेडागोजी। यानी कि मेथड्स, स्ट्रेटजी कह लो या प्रिंसिपल्स हैं, ताकि जो साइंस है उसको अच्छे से पढ़ाया जा सके, वो क्या हो जाती है, साइंस पेडागोजी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड कहाँ से आया। एक लेटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज। कहाँ से आया, लेटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो साइंस क्या होती है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की। क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की। और ये क्या करती है, जो नेचुरल फिनोमिना हैं उनको क्या करती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू साइंस क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग है या एसिड रेन है, तो इनके पीछे क्या है का जो रीज़न है, तो वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या किए जाते हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो साइंस है वो क्या है, एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है। तो साइंस क्या है, साइंस इज़ बोथ ए प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोसेस भी होती है और प्रोडक्ट भी होती है। अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या मेज़र करते हैं, चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, ये किसके एग्जांपल हैं कि साइंस क्या है, प्रोसेस है। क्योंकि प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, मेज़र करेंगे या चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑब्जर्वेशन के बाद, हाइपोथेसिस के बाद या एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या होता है, कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं, लॉज बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रोडक्ट के। तो साइंस क्या होती है, प्रोसेस भी होती है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और क्लासीफाई करते हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि फैक्ट भी होते हैं, कंसेप्ट्स भी होते हैं, लॉज बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं, तो इसलिए साइंस क्या होती है, बोथ है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो साइंस कहाँ से आया, एक साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की। और कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो साइंस है वो जो कल्चरल और जो सोशल लाइफ है उसको अफेक्ट करती है कि नहीं। तो बिल्कुल जो साइंस होती है वो क्या होती है, सोशल लाइफ से कनेक्टेड होती है। तो वो कल्चरल और सोशल लाइफ को क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। तो ये क्या करती है, साइंस में क्या होता है कि जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, यानी कि प्रयोग के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और साइंस क्या होती है, बोथ एक प्रोसेस भी होती है और एक प्रोडक्ट भी होती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साइंस, कि जो साइंस है उसका नेचर कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो साइंस होती है वो क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती, डायनेमिक होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। मान लो जो एटम का स्ट्रक्चर है, तो एटम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले मान लो जे जे थॉमसन ने दिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद बोहर आए। तो इस तरीके से क्या है कि जो चीज़ें होती हैं, जो थ्योरीज होती हैं, वो क्या रहती है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती रहती हैं। तो जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो एविडेंस के साथ क्या रहती है, चेंज होती रहती है। तो साइंस क्या होती है, टेंटेटिव होती है, डायनेमिक होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। नेक्स्ट है इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब क्या होती है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे क्या होती है, बेस्ड होती है। कि ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि जो हमारी सेंसेस होती हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके अलावा प्रयोग किए जाते हैं। तो साइंस क्या है, एम्पिरिकल होती है। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, संदेहवाद। यानी कि मान लो साइंस में क्या नहीं होता कि आपको अगर कोई बात बता दी गई है तो सिर्फ उसे मान नहीं लिया जाता, उसको वेरीफाई किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उस चीज़ को मानने के लिए। तो किसी भी चीज़ को एक ऐसे ही नहीं मान लिया जाता, हर किसी जो थ्योरी होती है उस पर क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। और क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उनको मान लिया जाता है। वैल्यू न्यूट्रल होती है, यानी कि साइंस की क्या होती है, खुद में कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके यूज़ पे। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी होती है। बिल्कुल जो साइंस होती है वो बाकी के सब्जेक्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है। खुद भी साइंस में क्या आ जाते हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स हो गया, है ना।
तो जो साइंस होती है, जो बाकी के सब्जेक्ट है, मान लो ज्योग्राफी है, वीएस है या मैथ साइंस से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। एक आपने स्टेम सुना होगा, इसमें क्या, एस से क्या होता है साइंस, टी से क्या होता है टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से क्या होता है मैथमेटिक्स। और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये स्टेम है ये जेंडर न्यूट्रल होता है या नहीं, यानी कि क्या कहा जाता है कि जो स्टेम है वो क्या होता है, जो इंजीनियरिंग होती है क्या होती है, लड़कों के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि चाहे लड़का है चाहे लड़की है वो क्या कर सकते हैं, इक्वली जो ये स्टेम के सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, अल्पव्ययी, यानी कि जो फिनोमिना होते हैं ना उनको मिनिमम अजम्पशंस के साथ क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और लास्ट में आता है यूनिवर्सल होती है, कि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो क्या किए जाते हैं, हर जगह क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो नेचर क्या क्या रहेगा साइंस का, सबसे पहले टेंटेटिव, यानी कि डायनेमिक होती है। टाइम के साथ साथ जो साइंस होती है उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। थ्योरीज होती हैं उनमें क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। इम्पीरिकल होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे क्या होती है, बेस्ड होती है। स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद होती है, कि किसी भी चीज़ पे ऐसे ही नहीं बिलीव कर लिया जाता, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। वैल्यू न्यूट्रल होती है। इंटरडिसिप्लिनरी होती है, बिल्कुल जो साइंस होती है वो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रहती है, कनेक्टेड होती है। पर्सिमोनियस यानी कि अल्पवयी होती है, कि जो मिनिमम अजम्पशंस हैं उनका यूज़ करके जो फिनोमिना होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। यूनिवर्सल होती हैं, बिल्कुल जो मान लो न्यूटन के लॉ हैं तो वो क्या है, हर जगह अप्लाई हैं। या जो हीट थ्योरम्स हैं वो भी क्या है, हर जगह अप्लाई होती हैं। तो जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। तो ये क्या था, नेचर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है एम ऑफ टीचिंग साइंस, के साइंस को पढ़ाने के पीछे एम क्या है। सबसे पहले टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि बच्चे के अंदर क्या करना है, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो स्वभाव होता है उसको क्या करना, डेवलप करना है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, कि बच्चे के अंदर क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल क्या हो, प्रमोट हो, डेवलप हो। और जो क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग होती है उसको क्या करना है, इनकरेज करना है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को और क्यूरियोसिटी को क्या करना, बढ़ावा देना। देखो अगर बच्चा क्रिएटिव होगा, क्यूरियस होगा, चीज़ों को जानने का इच्छुक होगा या उत्सुक रहेगा उनके बारे में, तो क्या रहता है कि वो अच्छे से खोज कर पाता है और नई चीज़ को समझ पाएगा। टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट एंड डेली लाइफ। उसके अलावा स्टूडेंट को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के लिए क्या करना, प्रिपेयर करना है। तो क्या रहेंगी, सबसे पहले कि बच्चे के अंदर क्या करना, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है जो, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करना है, प्रमोट करना है। क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को भी क्या किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को, जो क्यूरियोसिटी होती है उसको क्या करना है, किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और बच्चे की मदद की जाती है ताकि वो इन्वायरमेंट और डेली लाइफ को क्या कर पाए, समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हो। आप क्या हो, आप एक साइंस के टीचर हो, तो आपको बच्चे के अंदर क्या करना है कि वैज्ञानिक स्वभाव को क्या करना है, डालना है। तो किस तरीके से आप एक बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। क्यूरियोसिटी, सबसे पहले कि बच्चे को क्या बनाना, आपको क्यूरियस बनाना है। मान लो आपको साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना है, तो आपको क्या नहीं करना, आते ही क्लास में उसकी डेफिनेशन देने नहीं लग जाना है। उससे पहले उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे शुरुआत करनी है, ताकि जो बच्चा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या हो जाए, क्यूरियस हो जाए, उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ओपन माइंडनेस, यानी कि बच्चे का जो दिमाग है उसकी खुली सोच रखवानी है, ताकि बच्चा क्या कर पाए, खुली सोच से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसके मन में बहुत सारे आंसर आए, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। तो उसकी जो सोच होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। इंक्वायरी करने का क्या होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, कि बच्चे के अंदर क्या हो, कि उसे इंक्वायरी करने की उसके अंदर से क्या हो, स्पिरिट हो, कि कोई भी अगर नई चीज़ वो देखता है तो उसके अंदर क्या हो, उत्सुकता जागे कि मैं इसके बारे में जानूँ। स्केप्टिसिज्म, यानी कि बिल्कुल संदेहवाद होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने कुछ बताया और बच्चे ने एज इट इज़ मान लिया। उसके अंदर वेरिफिकेशन करने की, जानने की क्या होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या करवाना, बिलीव करवाना है कि क्या कारण है और उस कारण की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, और रिसर्च को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो बच्चे के अंदर क्या करना है, हमें
साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक स्वभाव होता है, उसको क्या करना, डेवलप करना है। तो उसको क्यूरियस बनाना पड़ेगा, उसकी सोच खुली रखनी पड़ेगी, उसके अंदर इंक्वायरी का, रिसर्च का और संदेहवाद का क्या करना है, जन्म देना है उसके अंदर, मतलब डेवलप करनी है ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो करनी, मान लो बच्चे को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट आपने दे दिया तो उसको क्या करनी है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसकी जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वो अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर रहा है, देख रहा है, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या, अवलोकन है, यानी कि जो भी चीज़ उसके सामने दिखाई दे रही हैं, जिन चीज़ों को वो देख रहा है अपनी सेंसेस के थ्रू, वो किस में आ जाएंगी, ऑब्जर्वेशन। यानी कि बच्चे को सबसे पहले ऑब्जर्व करना आना चाहिए। उसके बाद आती है हाइपोथेसिस। अब वो क्या करता है कि जो उसने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे क्यों का आंसर देने लगता है कि वाई, कि अगर ऐसा है, मान लो दो चीज़ हैं, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो इन दोनों की क्या है, शेप अलग अलग है। इसकी क्या है, सारी की सारी साइड्स इक्वल है, इसकी क्या है, सामने वाली साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसे क्या आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें के अंदर क्या आना चाहिए, वाई का आंसर देना आना चाहिए। कि वो क्या करता है कि टेंटेटिव क्या कर लेता है, एक आंसर अपने मन में सोच लेता है कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसे क्यों है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो क्या करेगा, उसने आंसर दे लिए हैं, क्या कर लिया, बच्चे ने एक आंसर सोच लिया, तो उसका के ऊपर वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रयोग करेगा। नेक्स्ट आता है एनालाइज। फिर क्या करेगा, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको क्या करता है, टुकड़ों में उस इन्फॉर्मेशन को तोड़ के धीरे धीरे क्या करता है, एनालाइज करेगा, और लास्ट में क्या बन जाता है, कंक्लूजन। तो अगर मान लो बच्चे को आपने क्या दिया, एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट के बारे में उसे क्या करनी है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वैज्ञानिक जांच करने के लिए जो पहला स्टेप रहता है वो क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन। यानी कि बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हाइपोथेसिस होती है। तो बच्चे ने जो ऑब्जर्व किया उसका सबसे पहले वो आंसर देगा कि क्यों, कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, कि वाई किस में आ जाता है, ये जो क्वेश्चन आता है वो किस में आता है, हाइपोथेसिस में। उसके बाद वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर एनालाइज करेगा, और लास्ट में वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि ये क्या हो गया, परिणाम हो गया। तो ये क्या रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हाइपोथेसिस है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद एनालाइज, और लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन। तो साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन क्या है, टीचर्स के जो बिलीफ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्रोच है, जो साइंस को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए क्लासरूम में यूज़ करता है, वो क्या हो जाती है, साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन। क्या है, टीचर के बिलीव, अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच कि कैसे साइंस क्लासरूम में पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चे को समझाई जानी चाहिए, वो क्या हो जाती है, साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन। सबसे पहले क्या होती है, डिक्टेटिव डायरेक्ट। देखो इसमें क्या होता है, ये लेक्चर बेस्ड होती है, क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। ये जो अप्रोच है वो क्या हो जाती है, ये जो ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। अब इसमें क्या करता है, जो टीचर है वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है। क्या है, टीचर के द्वारा फॉलो की जाती है। टीचर क्या करेगा, लेक्चर बेस्ड टीचिंग होती है। जो टीचर होता है वो क्या करता है, कंसेप्ट्स को क्या करता है, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता है। और जो स्टूडेंट है इसमें क्या रहेंगे, पैसिव लिसनर्स रहते हैं। तो जो ये ओरिएंटेशन वो कैसी हो जाती है, टीचर सेंटर्ड। नेक्स्ट आती है एक्टिव डायरेक्ट। एक्टिव डायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है, यानी कि जो बच्चा है वो खुद क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो टीचर के कंट्रोल के अंडर क्या करवाई जाती है, एक्टिविटी की जाती है। तो टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करेगा, उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और गाइडेड एक्टिविटी के थ्रू क्या करवाई जाती है, बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती है। यानी कि अब लर्निंग कैसी है, एक्टिवली जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्टिव डायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, एक्टिविटी करके सीखता है। तो डिक्टेटिव डायरेक्ट में क्या था, ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसमें टीचर क्या करता है, लेक्चर देगा, और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता है। और जो बच्चे हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पैसिव लिसनर्स। एक्टिव डायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो खुद क्या करता है, एक्टिविटी करता है, और फिर क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट है गाइडेड इंक्वायरी ओरिएंटेशन। देखो गाइडेड इंक्वायरी ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, गाइडेड एक्सप्लोरेशन देता है। यानी कि टीचर क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा,
डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो स्टूडेंट है उसको डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि लीड करता है कि जो बच्चा है वो क्या कर पाए, डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाए या डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो गाइडेड इंक्वायरी ओरिएंटेशन में क्या होता है, टीचर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और जो बच्चा है उसको क्या किया जाता है, डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाया जाता है। और लास्ट है ओपन इंक्वायरी ओरिएंटेशन, इसे और क्या कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी टू फाइंड आउट। तो ये क्या है, एक ह्यूरिस्टिक मेथड होती है। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, ओपन इंक्वायरी ओरिएंटेशन का। बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को खुद ही फ्रेम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करेगा और इंडिपेंडेंटली कंक्लूजन्स को क्या करता है, ड्रॉ करता है। तो गाइडेड इंक्वायरी ओरिएंटेशन में क्या था कि जो टीचर है वो क्या करता है, क्वेश्चंस पूछेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और बच्चे को डिज़ायर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाता है। और ओपन इंक्वायरी ओरिएंटेशन में क्या है, जो बच्चा होता है वो खुद ही क्या करता है, अपने क्वेश्चंस फ्रेम करता है, एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करेगा और इंडिपेंडेंटली क्या करता है, जो कंक्लूजन्स होते हैं उनको ड्रॉ करता है। और इसे और क्या कहा जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। और जो ओपन इंक्वायरी ओरिएंटेशन होती है क्या हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है साइंस में, कि साइंस को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा किस ओरिएंटेशन का यूज़ करवाया जाना चाहिए, ओपन इंक्वायरी ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस एंड फैक्ट। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको 3 चीज़ें दे दी जाएंगी या आपको एक लाइन में कुछ लिख कर दे दिया जाएगा। आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशन है, इन्फेरेंस है या फैक्ट है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन एक प्रोसेस है केयरफुली नोटिसिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सेंस ऑर्गन, यानी कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी उससे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। तो केयरफुली जब हम नोटिस कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, तो वो क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेशन। और किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ये क्या होती है, पहला स्टेप होती है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी केयरफुली आप नोटिस कर रहे हो, आसपास से इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी सेंसेस के थ्रू, यानी कि देख कर, सुन कर, वो क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेशन। और किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जर्वेशन क्या हो जाती है, पहला स्टेप होती है। ये क्या होती है, अगर मैं करैक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट होती है, सेंसेस और टूल्स पे क्या होती है, बेस्ड होती है, और रिपीट भी की जा सकती है और वेरीफाई भी की जा सकती है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, ये एक बीकर है जिसमें मैंने पानी ले रखा है, यहाँ क्या है, बर्नर है। तो अब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपने इसमें थर्मामीटर डाला और ऑब्ज़र्व किया कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है, 104 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, ये पानी था बीकर में, ये बर्नर था, और आपने थर्मामीटर डालकर क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जो इस पानी का टेम्परेचर है वो कितना है, 104 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आपको पता होगा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, ये सबको पता है। तो ये क्या है, फैक्ट है। क्या है, फैक्ट है कि जो पानी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपने तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना है, 104 डिग्री सेल्सियस। अब आप इससे क्या इन्फेरेंस निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे कि पानी के अंदर क्या हो सकती है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, जो आपने चेक किया, आपने पानी का टेम्परेचर चेक किया, वो क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था, फैक्ट है। और आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि ये टेम्परेचर कितना है, 104 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे आपने कंक्लूजन क्या निकाला है कि पानी में क्या हो सकती है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये क्या हो जाती है, इन्फेरेंस। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है जब आप केयरफुली नोटिस करते हो या आसपास की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू रिकॉर्ड करते हो, तो क्या हो जाती है, ऑब्जर्वेशन। अब मान लो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो जब भी आप क्या करते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो जो वाटर का लेवल हो जाता है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। फिर क्या है, इन्फेरेंस क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन कह लो या इंटरप्रिटेशन कह लो। ऑब्जर्वेशन और पुरानी नॉलेज के बेसिस पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को वो क्या हो जाती है, इन्फेरेंस, यानी कि निष्कर्ष या अनुमान। अब जो ये इन्फेरेंस होती है ना, ये किस पे बेस्ड होती है, हमारी रीजनिंग पे बेस्ड होती है, और पर्सन टू पर्सन क्या कर सकती है, वेरी भी
कर सकती हैं। अब मान लो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं या ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो पानी का क्या हो गया, लेवल राइज हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, फैक्ट क्या होता है। देखो फैक्ट क्या है, बहुत सारी जब ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत सारी वेरिफिकेशन होती है, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो क्या हो जाता है, फैक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना रहता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, फैक्ट है। ऐसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी फैक्ट है। अच्छा, जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि किस वजह से जो लीव्स होती हैं पेड़ की, वो क्या होती हैं, प्लांट की ग्रीन होती हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं। तो क्लियर है आपको, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो भी चीज़ आप सामने देख रहे हो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। फैक्ट क्या है कि एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है ना, जो बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद मानी गई है, वो क्या है, फैक्ट है। और इन्फेरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो आप कंक्लूजन निकालते हो, जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, वो क्या हो जाती है, निष्कर्ष या अनुमान। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो लॉ होते हैं या जो थ्योरी होती हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं लॉज की बात करूँ तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हुआ। जैसे न्यूटन का लॉ हो गया, या बॉयल्स लॉ है, ओम्स लॉ है, तो ये क्या करते हैं, देखो जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं ना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनमें जब कोई चीज़ कॉमन निकल के आती है तो वो क्या बन जाते हैं, लॉ। क्या है कि जब बहुत सारे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हुई, एक्सपेरिमेंटेशन हुई, तो उसके बाद जब चीज़ें निकल के आती हैं, अगर कुछ कॉमन चीज़ निकल के आती हैं तो वो क्या बन जाते हैं, साइंटिफिक लॉ। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट हैपन्स, किस पे बेस्ड होते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे, यानी कि अवलोकन पे कह लो, या जो प्रयोग है उन पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जनरली क्या किए जाते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। ये नहीं एक्सप्लेन करते कि वाई, सिर्फ क्या होती है, एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। होती है क्या होती है, एक स्टेट होती है कंसिस्टेंट रिलेशनशिप की, ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे न्यूटन का लॉ हो गए, या बॉयल्स लॉ है, या ओम्स लॉ है, तो जो लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताता है, रूल बताता है। क्या है, साइंटिफिक लॉ ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हुआ है। बहुत सारे रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और ये वाई को एक्सप्लेन नहीं करते, ये क्या होती है, ओनली स्टेट एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप को ये बताते हैं। उसके बाद आती है थ्योरीज। अगर मैं साइंटिफिक थ्योरीज की बात करूँ तो ये एक्सप्लेन करती है वाई एंड हाउ समथिंग हैपन, कि क्यों और कैसे कोई चीज़ हुई है, ये किस में बताई जाती हैं, थ्योरीज में। किससे बनती हैं, एविडेंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और जो टेस्टेड हाइपोथेसिस होती हैं उनके थ्रू क्या की जाती हैं, बिल्ट होती हैं। और इनमें क्या हो जाते हैं, लॉ, मॉडल और मैकेनिज्म इंक्लूड हो सकते हैं। मे बी डिफाइंड विद न्यू एविडेंस। देखो जो थ्योरीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। पहले किसी एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, फिर कोई नया साइंटिस्ट आया, उसने ऑब्जर्व किया कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे थी और इसमें ये मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो ऐसे करके टाइम के साथ साथ क्या होती हैं कि थ्योरीज चेंज होती रहती हैं। लॉ को इतनी इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन थ्योरी क्या होती हैं, चेंजेबल होती हैं, उनको टेस्ट भी किया जा सकता है। तो साइंटिफिक लॉ क्या थे, क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या हुआ, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। और थ्योरीज क्या होती हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं वाई एंड हाउ समथिंग हैपन, कि क्यों और कैसे कुछ हुआ है। ये चीज़ें कौन बताएगा हमें, थ्योरी। किससे बिल्ट होती हैं, एविडेंस, एक्सपेरिमेंट्स और जो टेस्टेड हाइपोथेसिस होती हैं उन पे बेस्ड होती हैं, और इनको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो अल्टरनेट कंसेप्शन है या जो मिसकंसेप्शन होते हैं वो क्या होते हैं। देखो ये क्या होते हैं, रॉन्ग आइडिया या अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी बच्चे के मन में क्या है, अगर कोई रॉन्ग आइडिया है या अंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है, वो क्या हो जाती है, अल्टरनेट कंसेप्शन। ये क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो ईजिली आपकी उस बात को मानने के लिए क्या नहीं होता, तैयार नहीं होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि चेंज करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, बच्चे को बहुत सॉलिड रीज़न देना पड़ता है, उसको अच्छे से समझाना पड़ता है उनको चेंज करने के लिए। तो अल्टरनेट कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं कि कोई भी बच्चे के दिमाग में अगर रॉन्ग आइडिया है या अंडरस्टैंडिंग है तो वो क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट कॉन्सेप्शन। स्टेबल होते हैं और रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बच्चा इजीली उनमें चेंज करने के लिए क्या नहीं करता है, एग्री नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो गुड साइंस एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए।
देखो अगर मैं एनसीएफ की बात करूँ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करूँ, तो गुड जो साइंस है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। देखो अगर आप 6 क्लास के बच्चे को 8 क्लास की जो टॉपिक्स हैं या जो साइंस है वो पढ़ा रहे हो, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो गुड साइंस एजुकेशन है वो कैसे होनी चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को क्या किया जाना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए। किस पे बेस्ड होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट पे, एक्सपीरियंसेस पे और क्यूरियोसिटी पे क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन को और जो एक्सप्लोरेशन है और क्वेश्चनिंग है उसको क्या करना चाहिए, इंकरेज करता हो। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चे को क्या करवाया जाना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, वही कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे का है या जो लर्नर है उसके इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और क्यूरियोसिटी के ऊपर होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन को, क्वेश्चनिंग को और एक्सप्लोरेशन को क्या करता हो, इनकरेज करता हो। नेक्स्ट है ट्रू टू द डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के साथ भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो थ्योरीज हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए और कंसेप्चुअल होने चाहिए। साइंटिफिक थिंकिंग को, रीजनिंग को और इंक्वायरी लर्निंग को क्या करता हो, प्रमोट करता हो। और बच्चे के अंदर क्या हो, एक्यूरेट साइंटिफिक नॉलेज और जो प्रोसेस है बिल्ड हो सके, उसमें क्या करता हो, मदद करता हो, हेल्प करता हो। क्या हो, लॉजिकल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कंसेप्चुअल हो। उसके अलावा जो साइंटिफिक थिंकिंग है, रीजनिंग है या जो इंक्वायरी है उसको क्या करता हो, प्रमोट करता हो। और बच्चे के अंदर साइंटिफिक नॉलेज और जो प्रोसेस होती है उसको बिल्ड करने में क्या करे, मदद करे। और नेक्स्ट है ट्रू टू लाइफ, यानी कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है या जो सोसाइटल इशू हैं उनसे क्या हो, कनेक्टेड हो। बिल्कुल जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती हैं, अगर कोई चीज़ है अगर बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड होगी तो उसके लिए समझना क्या रह जाता है, ईजी होता है। तो कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन से या जो सोसाइटल इशू होते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अवेयरनेस को, सेंसिटिविटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता हो, इन्वायरमेंट और सोसाइटी की तरफ क्या करता हो, डेवलप करता हो। यानी कि बच्चा अवेयरनेस भी आए, उसमें सेंसिटिव भी हो और जो इन्वायरमेंट है और जो सोसाइटी है उसके प्रति क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, यानी कि जो साइंस की एप्लीकेशन है उसको डेली लाइफ में क्या करता हो, इनकरेज करता हो। तो गुड साइंस एजुकेशन क्या हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कि ट्रू टू द चाइल्ड, यानी कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए। इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस और क्यूरियोसिटी के ऊपर क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और एक्सप्लोरेशन को क्या करता हो, एक्सप्लेन करता हो। यानी कि जो साइंस लर्निंग है वो बच्चे के वर्ल्ड के साथ क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। डिसिप्लिन के साथ भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि जो कंटेंट है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कंसेप्चुअल होना चाहिए। उसके अलावा जो साइंटिफिक थिंकिंग है, रीजनिंग है और जो इंक्वायरी है उसको प्रमोट करता हो। और जो साइंटिफिक नॉलेज और प्रोसेसेस होती हैं उनको बिल्ड करने में क्या करें, हेल्प करें। यानी कि साइंस शुड रिफ्लेक्ट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस, कि जो साइंस का नेचर है और जो मेथड है उनको साइंस क्या करती हो, रिफ्लेक्ट करती हो। ट्रू टू लाइफ, यानी कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं या जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो इन्वायरमेंट है और जो सोसाइटी है उसके प्रति अवेयरनेस को, सेंसिटिविटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करता हो, डेवलप करता हो। तो जो साइंस लर्निंग है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जिनके क्या हो, एक से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या हो, एक से ज़्यादा जिसका करेक्ट आंसर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और जो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को, किसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। यानी कि थिंकिंग को, रीजनिंग को, क्रिएटिविटी को और एक्सप्लेनेशन को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। डिस्कशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए क्या रहते हैं, यूजफुल रहते हैं। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करता है, लर्नर्स को फ्रीली रिस्पोंड करने में क्या करता है, मदद करता है, अलाउ करता है कि जो लर्नर है वो फ्रीली अपने जो थिंकिंग, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको अपने ही वर्ड में क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनके एक से ज़्यादा क्या होते हैं, करेक्ट आंसर होते हैं। ये थिंकिंग को, रीजनिंग को, क्रिएटिविटी और एक्सप्लेनेशन को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। और डिस्कशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए क्या रहते हैं, यूजफुल रहते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या हो गया कि हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन आवर सिटी, कि हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके क्या है, बहुत सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हर किसी के पास क्या होगा, अपना अपना
पॉइंट ऑफ व्यू होएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट माइट हैपन इफ़ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर, कि अगर ग्रेविटी क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा, या ऑक्सीजन अगर यहाँ से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। तो ये कैसे क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिनका बच्चा क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा जिनके करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड है। नेक्स्ट आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, हैव वन फिक्स्ड और स्पेसिफिक आंसर, कि जिनका क्या होता है एक ही फिक्स्ड या स्पेसिफिक आंसर होता है, वो क्या हो जाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये टेस्ट करते हैं फैक्ट्स को, रिकॉल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, और क्विक असेसमेंट के लिए और एग्जाम्स के लिए क्या रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनका क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक आंसर होता है। क्या होएगा, कोई फिक्स्ड या स्पेसिफिक आंसर होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या आपके पास क्या होगा, एक फिक्स्ड आंसर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि जो अर्थ है वो राउंड है या नहीं, तो आपके पास येस या नो में आंसर होगा। या मैं आपसे पूछूं कि कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये क्या है, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिनका आपके पास क्या होता है, फिक्स्ड या स्पेसिफिक क्या होता है आंसर होता है। या मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसका पीएच क्या रहता है, या लगा लो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो ये क्या है, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि जिनके क्या होते हैं एक स्पेसिफिक या फिक्स्ड क्या होते हैं आंसर होते हैं। तो क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होते हैं। ये थिंकिंग को, रीजनिंग को, क्रिएटिविटी और एक्सप्लेनेशन को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। डिस्कशन के लिए, इंक्वायरी के लिए और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए क्या रहते हैं, यूजफुल रहते हैं। फिर क्या था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका क्या होता है फिक्स्ड और स्पेसिफिक क्या होता है आंसर होता है, वो क्या हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होता है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब जो प्रोसेस स्किल हैं ये क्या होती है, ये साइंटिफिक एबिलिटी होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू इन्वेस्टिगेट, अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन साइंस। यानी कि साइंस में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, समझना है या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है तो किसका यूज़ किया जाता है, प्रोसेस स्किल्स का। अब इसमें क्या क्या आती है, सबसे पहले आते हैं ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है कि केयरफुली, पहले भी मैंने आपको बताया, केयरफुली आपको नोटिस करना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। उसके अलावा क्या कर पाते हो आप, सिमिलरिटी या डिफरेंसेस बता पाते हो कि क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या चीज़ें क्या हैं डिफरेंट हैं, ये आप इजीली पता लगा पाते हो। उसके बाद आता है हाइपोथेसाइजिंग। हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो परिकल्पना होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, अब जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में आप क्या एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपके पास है, यानी कि किसका आंसर देती है, क्यों का, वाई का जो ये आंसर देती है वो क्या हो जाती है हाइपोथेसिस। और जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, टेस्टेबल होती है, यानी कि उसको क्या किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है, पूर्व अनुमान लगाना, यानी कि आप पहले ही क्या लगा रहे हो, गैस लगा रहे हो कि व्हाट मे हैपन नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। मान लो आज बारिश आई, बारिश के बाद आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि आज बारिश आई है तो मे भी आज क्या हो जाए, आपको रेनबो दिखे। तो ये क्या है, पूरा अनुमान जब आप लगा लेते हो, यानी कि आप पहले से ही क्या कर देते हो, चीज़ों को प्रिडिक्ट कर देते हो। तो प्रिडिक्शन क्या है, गैस करना है आपको कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, किसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या आपकी जो पुरानी नॉलेज होती है, जो आपकी प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे। अब जो प्रिडिक्शन होती है ना वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग रिजल्ट्स एंड आइडियाज़ को जब आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ड्राइंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या स्पीकिंग के थ्रू, ये क्या हो जाती है कम्युनिकेशन। यानी कि ये हेल्प करती है अदर्स अंडरस्टैंड द फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग्स है उनको दूसरों को समझने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। कम्युनिकेशन कह लो या कंक्लूजन कह लो। तो प्रोसेस स्किल्स क्या हैं कि साइंटिफिक एबिलिटीज़ हैं टू इन्वेस्टिगेट, अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन साइंस। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कि किस तरीके से आप आसपास की चीज़ों को नोटिस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको गैदर कर रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो। उसके बाद आप सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस बता पा रहे हो कि क्या चीज़ें सेम है, या आप चीज़ों को क्लासीफाई कर पा रहे हो
और किसी भी साइंटिफिक लर्निंग का पहला स्टेप क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है। यानी कि स्टूडेंट क्या करता है, चेंज को, पैटर्न को या डिफरेंस को क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद क्या था, हाइपोथेसिस क्या होता है, का मतलब क्या होता है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो कि क्या आपने ऑब्जर्व किया है। ये किसका क्वेश्चन देती है, वाई का। और हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टेबल होती है। उसके बाद प्रिडिक्टिंग है, यानी कि आप अनुमान लगा लेते हो कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कि आज आप बारिश हो रही तो आपने अनुमान लगा दिया कि आज आपको रेनबो भी दिख सकता है। और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम, की जो वैधता है साइंस करिकुलम में वो क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो करिकुलम है वो क्या रिफ्लेक्ट करे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस क्या करे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन साइंस को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। देखो जो थ्योरीज हुई है जो टाइम के साथ क्या होती हैं कि आज हम सिर्फ वो नहीं पढ़ रहे कि मान लो पीरियोडिक टेबल की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी क्या आई थी, बहुत सारी लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, ट्रायड्स आया था, तो ये सारी चीज़ें आई थी। तो हम सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़ रहे, उससे पहले भी जो जो जिस साइंटिस्ट ने जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, हम आज भी वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो हिस्ट्री होती है उसको जानना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो जो करिकुलम है वो क्या करना चाहिए, जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है साइंस की उसको भी क्या करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो और हमें बताता हो, शो करता हो कि कैसे साइंटिफिक आइडियाज़ क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम। इसमें क्या होता है, इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड मेजर डिस्कवरीज, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं जो मेजर डिस्कवरी हुई है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी में क्या आ जाएगा, तो जो करिकुलम है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई हैं साइंस में या कैसे साइंस के जो आइडियाज़ हैं टाइम के साथ इवॉल्व हुए और जो साइंटिस्ट रहे हैं या जो मेजर डिस्कवरीज रही वो क्या क्या रही। उसके बाद आता है कंटेंट वैलिडिटी। अगर मैं कंटेंट वैलिडिटी की बात करूँ तो जो करिकुलम है उसमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट, रिलेवेंट, मतलब सटीकता के साथ, और जो रिलेवेंट हो और अपडेटेड साइंटिफिक क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो कंसेप्ट्स होंगे वो लॉजिकली सीक्वेंस्ड होने चाहिए और जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उनसे क्या होना चाहिए, फ्री होने चाहिए। और जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो। तो कंटेंट वैलिडिटी में क्या आ जाता है कि जो करिकुलम है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उसके अलावा साइंटिफिक, अपडेटेड साइंटिफिक क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। जो कंसेप्ट्स होते हैं वो लॉजिकली सीक्वेंस्ड होने चाहिए और जो मिसकंसेप्शंस होती हैं उनसे फ्री होने चाहिए। और जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या करते हो, मैच करते हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल वैलिडिटी। अगर मैं इन्वायरमेंटल वैलिडिटी की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाता है कि जो साइंस करिकुलम है वो किससे लिंक्ड होना चाहिए, जो भी लर्नर का इन्वायरमेंट है और जो सराउंडिंग है, यानी कि बच्चे का इन्वायरमेंट या जो भी लर्नर है उसका इन्वायरमेंट क्या है या सराउंडिंग है उससे क्या हो, लिंक्ड हो। बिल्कुल आप हमेशा पढ़ते होगे साइंस का कोई भी आप चैप्टर पढ़ लो, लास्ट में आपके पास क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर ज़रूर होता है। तो जो साइंस का करिकुलम है, आपकी जो रियल लाइफ होती है, जो लर्नर की रियल लाइफ होती है उससे क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। जो भी लोकल, सोशल और इन्वायरमेंटल इशू होते हैं उनको एड्रेस करता हो और लर्निंग को क्या करें, मीनिंगफुल और एप्लीकेबल वे में क्या करवाई जानी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंटल वैलिडिटी में क्या आ जाएगा कि जो साइंस का करिकुलम है वो लर्नर के इन्वायरमेंट से और जो सराउंडिंग है यानी कि उसके आसपास से क्या हो, लिंक्ड हो, जो लोकल, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करता हो और जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल और एप्लीकेबल बनाता हो। नेक्स्ट है करिकुलम वैलिडिटी। करिकुलम वैलिडिटी में क्या आ जाता है कि जो करिकुलम है अलाइन विद नेशनल गोल्स, लर्नर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो सोसाइटल नीड्स हैं यानी कि जो सोसाइटी की ज़रूरत है उनके क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हैं, जो कंटेंट हैं, टीचिंग मेथड है, असेसमेंट है, वो क्या होना चाहिए, इंटरनली कंसिस्टेंट होने चाहिए। और बच्चे का क्या करता हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता हो, यानी कि जो लर्नर है उसका क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा होलिस्टिकली 360 डिग्री क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रोसेस वैलिडिटी। अब साइंस में क्या होती है कि प्रोसेस पे क्या किया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग पे, यानी कि रट्टाफिकेशन से हटाकर, रट्टा लगाने से हटाकर जो साइंटिफिक प्रोसेस है यानी कि बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करना या रीजनिंग, ये ऐसी स्किल क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। लर्निंग कब होती है,
अच्छी जब वो इंक्वायरी बेस्ड हो और बच्चा क्या करे, खुद एक्सपीरियंस करे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखे। तो इन्वायरमेंटल वैलिडिटी में क्या आ जाएगा कि जो बच्चे का करिकुलम है, जो साइंस का करिकुलम है वो बच्चे के लर्नर इन्वायरमेंट से और सराउंडिंग से क्या हो, कनेक्टेड हो, लोकल सोशल और इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करता हो। करिकुलम वैलिडिटी में क्या आ जाएगा कि जो नेशनल गोल्स हैं, लर्नर की नीड है और जो सोसाइटल नीड्स हैं उनसे क्या करता हो, उनके अकॉर्डिंग हो, और लर्नर की होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हो। प्रोसेस वैलिडिटी में यानी कि प्रोसेस पे क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन की या एक्सपेरिमेंट करने की, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन की और रीजनिंग की स्किल्स को क्या किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आईसीटी सिमुलेशंस सॉफ्टवेयर। देखो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट रियल साइंटिफिक फिनोमिना। यानी कि एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमिना है जो बच्चे को समझाना क्या है, मुश्किल है। तो उसको समझाने के लिए जब क्या बनाए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स बनाए जाते हैं या 3D प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सिमुलेशंस। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि आईसीटी का भी क्या है, साइंस में क्या रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो सिमुलेशंस क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बनाते हैं ताकि जो साइंटिफिक फिनोमिना है उसको क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को विजुलाइज करने में वो कॉन्सेप्ट जो क्या होते हैं, अगर डायरेक्ट बच्चे को आप बताओ तो वो बच्चे के लिए समझना या लर्नर के लिए समझना क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए क्या किए गए हैं, एक 3D रिप्रेजेंटेशन बनाएगी, 3D प्रेजेंटेशन बनाएगी ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है उनको ईजिली क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। अब 3D प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो कंसेप्ट्स हैं वो 3D फॉर्म में दिखाए जाएंगे ताकि जो लर्निंग है वो क्या हो जाए, रियलिस्टिक हो जाए। इससे क्या होगा कि जो लर्नर है वो क्लियरली क्या कर सकता है, मोशन को, डायरेक्शन को, एंगल को और पाथ को क्या कर सकता है, समझ सकता है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ कि जो आईसीटी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उनका क्या रहेगा, एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे, देखो बच्चे की क्या रहेंगी, जब आप बच्चे को कोई 3D प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उसकी जो सारी की सारी सेंसेस हैं वो क्या रहती हैं, एक्टिव रहती है। यानी कि बच्चा क्या करता है, देखता भी है, सुनता भी है और मेंटली क्या हो जाएगा, इंगेज होता है कॉन्सेप्ट के साथ। उसके अलावा क्या है, कैटर्स लार्ज ग्रुप। देखो आप सिमुलेशन दिखा रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को क्या कर सकते हो, लार्ज ग्रुप ऑफ बच्चों को एक साथ क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। उसके अलावा विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझाना एनिमेशन के थ्रू वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो सिमुलेशंस क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स हैं जो रियल साइंटिफिक फिनोमिना को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आपने चंद्रयान मूवी देखी हो तो उसमें क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं कि चंद्रयान की लैंडिंग से पहले क्या करते हैं, पहले सिमुलेशंस बनाते हैं कि किस किस तरीके से जो चंद्रयान है उसको लैंड करवाना है। क्या होती हैं, 3D प्रेजेंटेशन होती हैं, यानी कि जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको 3D फॉर्म में क्या करवाया जाता है, शो किया जाता है। और इससे क्या हो जाती है कि जो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। एडवांटेजेस क्या रहेंगी कि बच्चे की सारी सेंसेस क्या रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, बच्चा देखेगा भी, सुनेगा भी और कॉन्सेप्ट के साथ क्या हो जाता है, मेंटली इंगेज होता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे दिखा सकते हो, यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए क्या हो जाता है, सेम टाइम पे मददगार रहेगा। फिर क्या है, विजुअल प्रेजेंटेशन। बिल्कुल जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप क्या करते हो, एनिमेशन के थ्रू दिखाते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉगी। क्या होती है, देखो आजकल इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉगी क्या होती है, एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्या है कि जो नया या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होता है ना वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है बाय कंपेयरिंग विद ए सिमिलर एग्जांपल। देखो जैसे जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर था उसको किससे कंपेयर किया था, वाटरमेलन से। किससे कंपेयर किया था, वाटरमेलन से। तो क्या कर दिया कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना था, उसको क्या किया, एक फैमिलियर एग्जांपल के साथ क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसे ही अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूँ तो उन्होंने जो सेल का स्ट्रक्चर था उसको किससे कंपेयर किया था, हनीकॉम लाइक क्या बोला था, स्ट्रक्चर बोला था। यानी कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जो फैमिलियर एग्जाम्पल होते हैं उनके साथ क्या कर दिया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता
होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, वाटरमेलन क्या था हमारे लिए फेमिलियर था तो उससे एक्सप्लेन कर दिया, उससे कंपेयर कर दिया। या जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या बोला कि हनीकॉम लाइक क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है। या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल। 2024 में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग साइंस, यानी कि साइंस को पढ़ाने के लिए क्या क्या अप्रोचेज आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इंडक्टिव अप्रोच और आगमन विधि। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जो इंडक्टिव अप्रोच है और जो डिडक्टिव अप्रोच है उसके जो फादर रहने वाले हैं वो कौन रहेंगे। तो देखो, इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल करवाए जाते हैं बहुत सारे, और उन एग्जाम्पल से किसकी तरफ ले जाया जाता है, रूल्स की तरफ या प्रिंसिपल बनवाए जाते हैं। क्या होगा कि मान लो मुझे आपको संज्ञा पढ़ानी है, तो संज्ञा बताने से पहले या नाउन बताने से पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूँ और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, रूल बताऊँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताए जाएंगे और उसके बाद रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद रूल्स को ड्राइव करता है। क्या होती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या हो जाएंगे, देखो पहले आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे, एग्जाम्पल से आपको रूल की तरफ ले जाया जाता है। जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके बाद जो रूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ड्राइव करता है। और ये क्या हो जाती है, एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। उसके बाद अगर मैं डिडक्टिव अप्रोच की बात करूँ तो इसमें क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच की क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है कि पहले क्या बताए जाएंगे, बच्चे को रूल बताए जाएंगे और रूल के बाद स्पेसिफिक एग्जाम्पल सोल्व करवाए जाते हैं। यानी कि टीचर पहले क्या करता है, रूल बताता है, उसके बाद एग्जाम्पल देता है। और ये क्या हो जाती है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या था, एग्जाम्पल टू रूल, स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद रूल्स को ड्राइव करता है। और उसके अलावा क्या थी, एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। डिडक्टिव अप्रोच में क्या हो जाता है कि पहले क्या होंगे, प्रिंसिपल बता दिए जाएंगे या रूल्स बता दिए जाते हैं, उनसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ ले जाया जाता है। यानी कि पहले टीचर रूल बताएगा, उसके बाद एग्जाम्पल। और ये क्या हो जाती है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्या है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। देखो ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा यूज होती है किसमें, साइंस में पढ़ाने में, क्योंकि स्टूडेंट लर्न बाय सेल्फ डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि खुद ही प्रॉब्लम सोल्व करके या डिस्कवरी से बच्चा क्या करता है, लर्न करता है। और टीचर क्या करता है, सिर्फ बच्चे को गाइड करेगा, ना कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। टीचर का काम क्या रहेगा, गाइड का रहेगा, बच्चे को क्या करता रहता है, गाइड करता रहता है। और साइंटिफिक इंक्वायरी पे क्या कर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले है इंडक्टिव अप्रोच। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है साइंस में वो कौन सी हो जाएगी, इंडक्टिव अप्रोच और ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रूल ड्राइव करता है। और ये क्या हो जाती है, एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। फिर क्या है, डिडक्टिव अप्रोच, जिसमें क्या है, पहले रूल बताए दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सोल्व करवाए जाते हैं। और ये क्या हो जाती है, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और लास्ट में हमने सबसे अच्छी देखी क्या होती है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, यानी कि जिसमें डिस्कवरी मेथड के थ्रू, यानी कि बच्चा क्या करता है, सेल्फ डिस्कवरी से या प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखता है और टीचर एक्ट कैसे करता है, गाइड की तरह। और साइंटिफिक इंक्वायरी पे क्या कर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है इंक्वायरी ओरिएंटेड और कंस्ट्रक्टिव। मान लो मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मुझे अगर कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो क्या करना चाहिए। देखो जो ये अप्रोच है ना, ये क्या बिलीव करती है कि जो लर्नर होता है वो खुद ही क्या करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। कैसे, इंक्वायरी के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू, ना कि वो फैक्ट्स को क्या करता है, मेमोराइज करता है, याद करता है। देखो अब अगर मुझे आपको क्या पढ़ाना है, एक टॉपिक पढ़ाना है, तो अगर मुझे टॉपिक पढ़ाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे डिस्कशन करवाना चाहिए कि जो मेन टॉपिक है उससे पहले मैं क्या करवाऊँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाऊँ कि डिस्कशन हो। डिस्कशन से क्या होंगे, बच्चे एक्टिवली, तो बच्चे को मैं पहले क्या करूँ, डिस्कशन कराऊँ। डिस्कशन से क्या होगा कि स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद क्या, पार्टिसिपेटिव, यानी कि लर्नर जो होगा वो एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटीज़ में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। यानी कि रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए, रट्टा मारने पे नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्या करना है, एनईपी भी आपको मैंने पहले करवाई। एनईपी क्या कहती है कि बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्या देना, डेवलप करना है, उसको क्या करना, बढ़ावा देना है। और बच्चे को
इन्वेस्टिगेट करना, एक्सपेरिमेंट करना और नॉलेज को डिस्कवर करना क्या करना सिखाना है, यानी कि एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि पहले डिस्कशन करवाओ, पार्टिसिपेशन करवाओ बच्चे का, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको बढ़ाओ और एक्सप्लोर करना सिखाओ। उसके अलावा अगर कोई टीचर है क्लास में, उसको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसको कभी भी होमोजीनस ग्रुप नहीं बनाने चाहिए, यानी कि जिन बच्चों का क्या है सेम लेवल है पढ़ाई में, उनके होमोजीनस ग्रुप नहीं होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल्स के बच्चे हैं या जिनकी वो है, उनको क्या बनाना चाहिए, ग्रुप में आना चाहिए। कभी भी टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आते ही क्लास में डेफिनेशन देकर नहीं पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें टीचर को नहीं करनी है, यानी कि होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाने, कंपेयर नहीं करना, डेफिनेशन नहीं देनी है, बल्कि डिस्कशन करवाना है, पार्टिसिपेशन करवाना है बच्चे का, उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उनको बढ़वाना है और एक्सप्लोर करवाना है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, क्या है, असेसमेंट। देखो असेसमेंट क्या होता है कि कैसे प्रोसेस होती है, कि कैसे पढ़ाई हुई है, हाउ, वो किस में आ जाता है, असेसमेंट में। अब असेसमेंट में एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखो एक होता है असेसमेंट, एक होती है मेजरमेंट और एक होती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, असेसमेंट प्लस मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मापन होता है, और असेसमेंट क्या है कि कैसे लर्निंग हुई है, वो किस में आ जाता है, असेसमेंट में आ जाता है। और असेसमेंट में और क्या करवाई जाती है, फीडबैक भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और इवेल्युएशन क्या हो जाता है, असेसमेंट प्लस मेजरमेंट। अब असेसमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, और इसे और क्या कहा जाता है, सम्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। देखो जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या जो सम्मेटिव असेसमेंट होता है, ये कब किया जाता है, आफ्टर टीचिंग लर्निंग इज़ कम्प्लीटेड। यानी कि मान लो एक लेक्चर मैंने लिया, अब इस लेक्चर के बाद अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, असेसमेंट। क्या मेजर करता है, व्हाट स्टूडेंट है वो लर्न, कि बच्चों ने क्या सीखा। किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेडिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए और प्रमोशन के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट होता है। कब करवाया जाता है, टीचिंग लर्निंग जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद करवाया जाता है। और क्या मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है। किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेडिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए और प्रमोशन के लिए। फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कब होता है, डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है उसके ड्यूरिंग किया जाता है। ये हेल्प करता है टीचर्स की इम्प्रूव करने में टीचिंग को और इवन स्टूडेंट को भी। क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये पूरी की पूरी लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, होता है। देखो कहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें कहाँ गैप रहे, ये क्या की जाती है, फीडबैक प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। देखो एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें क्या करते हैं हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें गैप कहाँ रहा। उसके बाद क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, यानी कि अब उस गैप को कवर करने के लिए दोबारा से जब टीचर पढ़ाता है तो क्या हो जाता है, रिमीडियल टीचिंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए होता है, इससे और क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक थर्ड टाइप होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे और क्या कहा जाता है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट भी कहा जाता है। क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे और क्या कहा जाता है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, खुद की ही लर्निंग को क्या करता है, मॉनिटर करता है। रिफ्लेक्शन को, सेल्फ इवेल्युएशन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या होता है, इनक्रेज किया जाता है। और लर्नर खुद ही क्या हो जाता है, एक्टिव असेसर। तो क्या क्या पढ़ा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसे समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, एंड में करवाया जाता है ये। नेक्स्ट देखा असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है। और तीसरा क्या था, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट भी कहा जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, खुद की ही लर्निंग को मॉनिटर करता है। रिफ्लेक्शन को, सेल्फ इवेल्युएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और आपके एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं साइंस पेडागोजी से, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। उसके अलावा अगर आप हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना